चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड ठीक है। तो हम लोगों ने जो आज टेस्ट हुआ था, आई थिंक कल पोस्ट हुआ था ना, तो उसको देखते हैं। तो आप लोग इस वेबसाइट, सब लोग टेस्ट तो दिए होंगे ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। तो मैं ओपन करता हूँ वो, उसके बाद सर जी। सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था ये एमजीएफ वाला। ठीक है। सर वो एमजीएफ सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सर। ठीक है सर, वैल्यू अगर जीरो पुट करें इक्वल टू वन आना चाहिए, तो सर इसमें सर इन्फिनाइट आ रहा है सर। अच्छा एक मिनट, जो आपने ये भेजा हुआ है हाँ सर। एम जी एफ एग्जिस्ट कर तो रहा है, किस पॉइंट पे नहीं कर रहा, वन पे? सर जब यहाँ पे सर इसको एम एक्स सर जब जीरो पुट करेंगे सर तब। एम एक्स को जीरो क्यों पुट करेंगे, अब टी को जीरो पुट करेंगे ना। सर हाँ सर, टी को सर जीरो पुट करेंगे। हाँ तो जीरो पुट कीजिए, क्या होगा? सर आपने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी ना सर, इफ एम एक्स टी इज एम जी ऑफ एक्स देन एम एक्स जीरो इज इक्वल टू वन। यस, राइट। तो ये हो रहा है ना सेटिस्फाई, अब चेक करो। टी को जीरो रखो, जीरो अपॉन जीरो बन रहा है ना। यस सर। तो जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, तब क्या करो, टी टेंस टू जीरो ले लो, क्योंकि एम जी एफ जीरो पे कॉन्टीन्यूस रहता है ना। तो अगर ये जीरो पे कॉन्टीन्यूस है, एम जी एफ आपका एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जीरो पे, तो देखो एग्जिस्ट करेगी। एक्चुअली दो एम जी एफ का प्रोडक्ट है एक्चुअली ये, वन अपॉन वन माइनस टी और ई की पावर टी माइनस वन अपॉन टी, उसका प्रोडक्ट है एक्चुअली। अच्छा सर। हाँ तो इसको मैं सॉल्व करूँ, मैं क्या करके सॉल्व करता हूँ। तो जो भी टेस्ट हुए ना आज, ये तो डाउट जो आपके हैं यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं एंड उसके बाद जो ग्रुप में भेजा है क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। तो चलो तो मैं स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ। तो ये हमारा पोर्टल है, इसमें टेस्ट, जो लोग टेस्ट पोर्टल वाले, दो टेस्ट हुए थे, गूगल फॉर्म के भी और पोर्टल के भी ना, दो टेस्ट हर सप्ताह हो रहे हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, तो आप लोग देख सकते हो ओपन करके आप भी कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ऐसे में एक एक क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर सकते हैं, अगर डाउट है तो स्पेसिफिक हम उसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है ना हाँ अभी? सर, एक बार आज के गूगल फॉर्म वाले टेस्ट का पहला देखना। अच्छा उसका भी देखना है। पहले ये पोर्टल वाला देखो, टेस्ट 6 अटेम्प्ट किए थे आप लोग, जो कल ओपन हुआ था। यस सर किए थे। हाँ ये टेस्ट नंबर 6 है, देखो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको अभी ओपन करेंगे हम, टेस्ट तो मैं है ना अटेम्प्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करोगे आप लोग भी ये देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी जो आईडी है एज स्टूडेंट ही है, एडमिन आईडी नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप जाओगे ना, टेस्ट 6 आपने दे दिया, फिर आपने क्लिक किया, सॉल्यूशन पे जाए क्लिक करोगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा विथ आंसर की। ठीक, ये 60 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो ये आ गया। अब देखो जैसे पहला, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब विजिबल है ना सबको स्क्रीन, ठीक है? मतलब ये आपको दिख रहा है पेपर, टेस्ट नंबर 6 सब लोगों को? यस सर। हाँ ओके। दिख रहा है। तो चलिए इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब देखो जिन लोगों ने ट्राई किया है 1 to 60, तो अगर आपको डाउट है आप सीधा सीधा बता सकते हो मुझे कि सर ये क्वेश्चन पे सीधा जा सकते हैं हम 28 पे, तो वैसे भी पूछ सकते हो आप। तो अगर किसी ने ऑलरेडी ट्राई किया है टेस्ट, जैसे एक बार तो आप, मैं जैसे एडवाइस करता हूँ आप लोगों को कि एक बार आप टेस्ट पहले पोर्टल पे दे रहे हो, उसके बाद एक बार फिर से आप ये ओपन कर सकते हो, आप ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना सोल्यूशन सेक्शन में जाके पोर्टल पे ही, फिर एक बार फिर से ट्राई कर लो। फिर भी जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आप वो डिस्कस करो डाउट क्लास में। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने किया है या जिसको पर्टिकुलर डाउट है, तो आप पूछ सकते हो इसमें कौन सा बताना, नहीं तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये फर्स्ट वाला थोड़ा बता दीजिए सर इसमें से। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर 17 है और x प्लस फाइव की पावर माइनस 24 है। अच्छा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा है ना। तो x माइनस टू की पावर 17 अपॉन एक्स प्लस फाइव की पावर 24,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट 2। तो आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या 0 होगा 2 पे इसका डेरिवेटिव? तो आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, आएगा ना 17 टाइम दिस, चेक करना पड़ेगा आपको। तो क्वोशेंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं एक मिनट में नोट ओपन करता हूँ, तो नोट पैड में, चलो ये वन नोट खोल लेते हैं। सर टेस्ट डिस्कशन है सर। जी हाँ, टेस्ट डिस्कशन है आज। कल वाली टेस्ट है। हाँ, जो पोर्टल पे टेस्ट हुआ था उसका, हाँ। ठीक है ना। तो टेस्ट जो भी है, गूगल फॉर्म वाला टेस्ट भी ओपन करता हूँ मैं, तो उसका भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो अभी जो हमारा टेस्ट हुआ था पोर्टल पे, या है ना, तो उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली। पेन यूज नहीं किया। ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 6 जो था, मॉक टेस्ट 6 जो हुआ है अभी, तो उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस 2 की पावर 17 अपॉन x प्लस 5 की पावर 24। तो आपसे ये पूछ रहा है कि देखो, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन तो पता ही है सभी लोगों को, है ना। कोई बताओ क्रिटिकल पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? सर वो वैल्यू जिस पे डेरिवेटिव 0 हो या फिर एग्जिस्ट ना हो। हाँ यस, है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करो, डिफरेंशिएबल ना हो। तो जैसे अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो इजीली निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली, कि जैसे डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहता है, एक्स प्लस 5 की पावर स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 का डबल 48, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, है ना। सो वी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, मतलब देखो मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसे आपको दिख जाना चाहिए ऐसे ही। सो जैसे u का डेरिवेटिव करेंगे 17 x माइनस 2 की पावर 16 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 24 माइनस फिर x माइनस 2 की पावर 17 एज इट इज़, और x प्लस 5 की पावर 4 का डेरिवेटिव, x प्लस 5 की पावर 24 का डेरिवेटिव 24 x प्लस 5 की पावर 23। ये हो गया ना। अब आप मुझे ये बताओ, क्या एफ डैश 2 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये चेक कीजिए आप, एफ डैश एक्स मैंने जो निकाले हैं, क्या एफ डैश 2 की वैल्यू क्या आएगी, बताइए आप लोग। 0 0 आएगी। सर 0 तो है। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट तो है। तो इसने क्या लिखा है, पहला है कि एफ डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट 2, इसलिए गलत है। एफ हैज़ मिनिमा एट 2, एफ हैज़ मैक्सिमम एट 2, एफ हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो सिंपल है। अब आप मैक्सिमम मिनिमा भी चेक कर सकते हैं। दो तरीका है, या तो एफ, अच्छा अब देखेंगे, देखो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन में, है ना। क्योंकि अगर आप एफ डैश 5 निकालेंगे तो क्या होगा, सॉरी एफ डैश माइनस 5 निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, इसका मतलब, हाँ मतलब ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो मतलब ये भी एक एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्योंकि जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्चुअली। तो ये फंक्शन -5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस फंक्शन के पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक हो गया 2 और एक -5। अब आपको 2 पे मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, तो थोड़ा डबल डेरिवेटिव निकालना यहाँ डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हम लोग वो लगा सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट -5, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2, तो -5 और 2 के बीच कोई नंबर चूज करो, लेट्स से 0। ठीक। अब आप एफ डैश एक्स में एक्स को 0 रखो और मुझे बताओ आंसर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। एक्स को 0 रख के बताओ।
पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। आएगी, ओके। तो अब 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर रख के देखिए तो भी पॉजिटिव मिलेगी, एक बार चेक करके देखिए। यस सर। मान लो 3 रख के देखता हूँ मैं इसमें, है ना? तो ऐसे में थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता था इसको अगर चाहता तो, जैसे मान लीजिए मैं न्यूमरेटर से x माइनस 2 की पावर 16 कॉमन ले सकता था और x प्लस 5 की पावर 23 कॉमन ले सकता था। तो मेरे पास क्या रहता, सो x माइनस 2 की पावर 16 कॉमन लेता, x प्लस 5 की पावर 23 कॉमन लेता, तो बचता यहाँ 17 टाइम x प्लस 5 माइनस 24 टाइम x माइनस 2, है ना? फर्दर हम चाहे तो लिख सकते थे ऐसा, और x प्लस 5 की पावर 48 इस तरह से है। तो अब सिंपली आप चेक कर सकते हैं, पॉज अच्छा सॉरी ये नेगेटिव आ रहा होगा ना, 2 से ज़्यादा क्या आ रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव, चेक करो 2 से ज़्यादा रख के देखो आप वैल्यू, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखो आप, तो यही बस इफेक्ट करेगा, ये वाली इफेक्ट करेगा ना। चेक कीजिए, x को 3 रख के देख लीजिए क्या आ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, आएगी। पॉजिटिव ही आ रही है। अच्छा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, आज 0 पे भी पॉजिटिव आ रही है, चेक कीजिए एक बारी। यस सर। 17 और प्लस 48 तो भी पॉजिटिव आ रही है, ओके। और -5 के पहले अगर कोई पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, रफली आप रख के देख लीजिए, मान लीजिए -6 रख के देख लीजिए। तो 2 के दोनों साइड पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, नाइदर मैक्सिमम और सर मिनिमम। पॉइंट ऑफ तो रिफ्लेक्शन। इसका मतलब इसका आंसर गलत रखा है क्या, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। जस्ट से मेरा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आ रहा था, बट सर अब आंसर मैंने गलत दिखा। तो इसमें आई थिंक गलत लगाया, इसका मतलब एक बार चेक कर लो आप लोग भी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर 2 के मतलब 2 के पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके बाद भी इंक्रीजिंग हो गया, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इसका मतलब है इसमें गलत आंसर लगाया है। सर जी ये क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में सर क्या डिफरेंस है, और स्टेशनरी पॉइंट में सर? जी जी, एक्चुअली जो आपने पूछा है क्रिटिकल पॉइंट जो है, एक्चुअली जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका डेफिनेशन है कि अब कोई फंक्शन है जहाँ पे एफ डैश एक्स या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या बोलो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, तो वो सारे एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन आपका या तो डिफरेंशिएबल नहीं है या जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो उसको आप बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट एक्चुअली जो डेफिनेशन बुक में मिलता है, ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं स्टेशनरी पॉइंट का, तो ये उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ जस्ट एफ डैश एक्स जीरो हो। अब क्रिटिकल पॉइंट के 3 कैटेगरी है, क्रिटिकल पॉइंट जो है ना 3 तरह के हो सकते हैं, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, या हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ठीक है। सो ये 3 पॉसिबिलिटी है किसी क्रिटिकल पॉइंट का। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे ना तो मैक्सिमा मिलेगी ना ही मिनिमा मिलेगी, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, जैसे एक्स क्यूब में होता है कि 0 क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन 0 पे ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा मिलेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे, इज इट फाइन? यस सर। हाँ, तो अभी हमने ये देखा था इस क्वेश्चन में आंसर में तो गलत लगा रखा है इन्होंने, तो आंसर इसका डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगी। ओके, तो पहला हो गया। नेक्स्ट चलिए 2, मैं हिंट देता हूँ सारे क्वेश्चन का, ये तो जैसे ये कर ही दिया क्योंकि इसमें डाउट था शुभांकर को, बाकी हम लोग और देख लेते हैं। जैसे सेकेंड है, तो फंक्शन एफ एक्स सर ये डिफाइन, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? जी हाँ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है कि ये अभी बेसिक्स है ना, आप लोगों को बस बेसिक रिवाइज करवा रहे टेस्ट के थ्रू। सो फंक्शन एफ एक्स जो है डिफाइंड है इस तरीके से और ये डिफरेंशिएबल है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्चुअली, तो बताओ किसके लिए, फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ ए एंड इन्फिनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ बी, या फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ बी इन्फिनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ ए, या फिर इन्फिनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इस तरह क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं आप लोग।
सर +1 के लिए भी डेरिवेटिव निकाल के 1 पुट कर देंगे और -1 माइनस के लिए हाँ, भी लेकिन ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, राइट। हम्म, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए, मतलब हमें गिवन है डिफरेंशिएबल है, तो मीन्स हमें ये भी गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है एक्चुअली। तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि ये आएगी 1 रख देते हैं x की जगह, तो 1 + 3 + 3 कितना हो गया 7। और राइट हैंड लिमिट आप निकालो कितना आ जाएगी a + b, तो a + b = 7। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ता हूँ। सो एक्चुअली हमारे पास आया ये दूसरा क्वेश्चन में कि a + b = 7, ये होगा कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या है, आप डिफरेंशिएट कर दो इसको, f' निकाल लो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो ax + b का डिफरेंशिएशन a होगा और इसका डिफरेंशिएशन x² + 3x + 3 का डिफरेंशिएशन 2x + 3 हो गया। तो इसको मैं अगर लिखूं सो यू विल हैव कि जो f' है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये लिख के दिखाऊं सो जो f' है आपका a और ये आएगा क्या था 2x + 3 इस तरह से। सो ये कब है जब x > 1, ये कब है जब x < 1, इस तरीके से है। तो मोर देन इक्वल लेस देन 1, 2x + 3 होगा ना डेरिवेटिव 2x + 3 यस। अब देखिए ये डिफरेंशिएबल भी है, तो हर पॉइंट पे द क्रिटिकल पॉइंट 1 इसका टर्निंग पॉइंट है, 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो ये तो a ही रहेगा। अच्छा ये लेफ्ट हैंड इधर है तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 तो वो आपका इधर रख दो, इसमें 1 रख दो आप x को, कितना हो गया 5। सो अब ध्यान दो, तो यहाँ से क्या आया, चूंकि डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, देखो क्वेश्चन के थ्रू कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो a = 5 होगी क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड कर रहे थे फंक्शन की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 रखेंगे x को, तो 1 + 3 + 3 7 हो गया। राइट हैंड लिमिट है a + b, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू 1 पे जो है वो आपका a + b ही है। सो मीन्स यू हैव a + b is 7, so this is one equation, this is another equation. So what is the simultaneous solution? So a is equal to 5 in second, तो a 5 आ गया तो b b की is वैल्यू equals to 2. यस। सो इसमें आंसर ये आया कि क्वेश्चन है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो बाकी पॉइंट पे तो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल ही होगा, बट डाउटफुल पॉइंट इज ओनली 1। सो 1 इज द डाउटफुल पॉइंट एक्चुअली। तो हमने 1 पे चेक किया, तो 1 पे चेक किया तो डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन आई a + b = 7। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डेरिवेटिव किया एंड देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उससे कंडीशन आ गया a = 5। सो वी गॉट फाइनली a = 5, b = 2। सो वी गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ, इसीलिए डी सही है। किसी को डाउट है देख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट थर्ड। अब एन है e⁻n इंटू साइन एन, मतलब साइन एन अपॉन e⁻n है, और बी एन है आपका n log n - 1 माइनस log n। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बताइए। सो अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो an की लिमिट तो ठीक है 0 पे जाएगी। अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे bn पे, आप लोग साथ में पेन पेपर है ना लेके बैठिए और लिख के देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख के देखिए, जो मैं भी लिख रहा हूँ हालांकि, तो आप भी साथ में लिख सकते हैं, लिखने से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो ठीक है, सो नाउ चेक कीजिए इसको, तो log n - 1 अपॉन n हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको n टेंस टू इन्फिनिटी bn निकाल के देखो क्या आएगा। तो कोई टेस्ट लगा लो ना, इतना क्यों ही करना है। लेकिन चलो पहला तो ये होता है, पहला हम चेक करते हैं कि an bn की लिमिट 0 पे जानी चाहिए, तब वो कन्वर्ज कर सकती है। अगर an की लिमिट नॉन जीरो आ गई है ना, सो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि लिमिट ऑफ कोई सीक्वेंस n टेंस टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी इज नॉन जीरो, इसका मतलब ये है कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये पक्का है इस तरह से n बराबर जो भी 1 से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी हो। सिमिलरली लिमिट bn भी अगर नॉन जीरो हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी,
तो यू नो दैट दिस सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट, मतलब नॉट कन्वर्जेंट होगा, सो मस्ट बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। अब तो आप एक बार पहले लिमिट निकाल लो, जैसे लिमिट निकाल के अगर श्योर हो जाओ। अच्छा, जैसे अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लिमिट ए एन 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि सीरीज में कन्वर्ज, गारंटी नहीं कन्वर्ज ही करेगी। तो जो ये सीरीज है मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये आप जानते हैं थ्योरम जो था हमारा, मैं उस थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट implies लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। इसी का कंट्रापोजिटिव जब लिखते हैं तो वो मैं बता रहा था आपको कि अगर लिमिट ए एन की 0 नहीं है, ठीक, सो ए एन की लिमिट अगर 0 नहीं है, देन जो सीरीज ए एन है दैट सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट सेम चीज़ बता रहा है एक्चुअली आपको। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट आपको बता रहा है सेम चीज़ ही, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट एक्चुअली। ठीक है, तो सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। अब ठीक है, पहले लिमिट निकाल कर चेक कर लीजिए, बी एन की लिमिट क्या आएगी, ए एन की तो चलो 0 ही आएगी, बी एन की लिमिट क्या आएगी, 0 ही आ रही है। 0 आएगी। ओके, सो बी एन की लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बी एन जो है आपका एन टाइम लॉग एन माइनस 1 अपॉन एन, यही है ना। तो इस तरीके से है, तो इसको और अगर आप ठीक से लिखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम लॉग, ऐसा सोच सकते हैं आप, है ना। तो वैसे तो अभी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, लेकिन इसको आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो लॉग 1 माइनस 1 बाई एन न्यूमरेटर में, यहाँ 1 बाई एन कर दो। तो अभी क्या है आपका, न्यूमरेटर 0 पे जा रहा है, ठीक है ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 एंड लॉग 1 0 और डिनोमिनेटर 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन गया अब। तो आप एल हॉपिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉपिटल लगाएंगे आप, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉपिटल रूल लगा लीजिए, सो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, है ना, 1 माइनस 1 बाई एन, सो लॉग एक्स का दिस इंटू में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, और इसका भी माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस था इसीलिए 1 बाई एन स्क्वायर किया। तो ये कैंसिल हो गया। अभी देखो क्या आएगा, आप एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए जी, क्या आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या आंसर दे रहा है, बी एन की लिमिट क्या आ रही है, -1। -1। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ हेलो, कितने बजे, हाँ लेकिन मैं तो क्लास ले रहा हूँ, कितने बजे, ठीक है थोड़ा लेट करो, 8-9 बजे के बाद वो देखते हैं, अभी तो क्लास चल रही ना, ये रहने दो, देख लेना होगा तो ठीक है, ठीक है ओके, हाँ 9 के बाद ओके। हाँ जी, अब बताइए लिमिट कितना आया, -1। तो है ना, ऐसे तो लिमिट आपका -1 आ गई, क्या 0 आई, क्या नहीं आई ना, तो फिर आप गेस कर रहे थे, चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए आप लोग। तो एन टाइम था ना, बी एन क्या था, एन टाइम लॉग एन माइनस 1 अपॉन है ना, तो लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो वही मैंने किया, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, फिर अभी उसको ब्रेक कर दिया, फिर इस एन को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन और इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, तो ये -1 बाई एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -1 आया, 0 नहीं आया ना। तो इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट 0 नहीं आती है तो वो सीरीज, उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज पक्का डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो मैंने बी एन की लिमिट निकाली है और बी एन की लिमिट तो 0 पे गई नहीं, तो बी एन पक्का डाइवर्जेंट है, इज नॉट
तो मतलब ऑप्शन सी और डी, मतलब सी तो ऐसे आउट हो गया, डी नहीं। अब आप ए को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, बी भी आउट हो गया ना, बी और सी तो आउट हो गया, क्योंकि बी में कह रहा है समेशन बी एन कन्वर्जेंट है और सी भी कह रहा है समेशन बी एन कन्वर्जेंट है, ठीक। तो आपका एक्चुअली अब ए एन को चेक करना बनता है, तो ए एन को कोई टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ए एन आपके पास है, ए एन की लिमिट देखो, लिमिट अगर ए एन की निकालता हूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए एन तो आपको पता ही है कि यह है साइन एन अपॉन ए की पावर, क्या ई की पावर एन है, ई की पावर एन है एक्चुअली। तो ये तो आप यहाँ लिमिट निकालेंगे तो न्यूमरेटर बाउंडेड है एन टू इन्फिनिटी, तो ये 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ए एन मे कन्वर्ज, है ना, मे और मे नॉट कन्वर्ज। तो यहाँ गारंटी नहीं है कि कन्वर्ज ही करेगी, लेकिन अगर नॉन जीरो आ जाता है तो गारंटी है कि वो डाइवर्ज ही करेगी। तो इससे ये हुआ कि हमारा जो है ना, तो ए एन को अब चेक करो, कैसे चेक करोगे आप लोग बताओ। तो एक काम करते हैं ना, जैसे देखो साइन एन अपॉन एन है, क्या ये सॉरी ई की पावर एन है, ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर एन है, हाँ या ना, ठीक, हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना, ओके। अब ये है ना, आपको याद होगा उस तरह से आता है, मान लो जैसे एक है कि दो सीक्वेंस है, टू सीक्वेंसेस यू हैव, लेट्स से सी एन एंड डी एन बोल दिया फॉर एग्जांपल। अब आप बताओ इस सीरीज का सम कितना होता है, 1 बाई ई की पावर एन, एन टेंस टू, यहाँ कहाँ से लिया, ऐसे लिखा तो है नहीं ऐसे, तो ठीक है इसने नहीं लिखा था, हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि सीरीज या सीक्वेंस का कन्वर्जेंट उसके टेल पे डिपेंड करता है, टेल मतलब पूछ पे, पूछ का मतलब एन लार्ज वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इनिशियली आप 0 या 1 से स्टार्ट करो तो उस पर कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सम बता सकते हैं आप लोग मुझे क्या आएगा, ये कुछ ऐसा हो गया, समेशन 1 बाई ई की पावर एन, एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपको याद आ रहा होगा ज्योमेट्रिक सीरीज है एक्चुअली, है ना ये। बताइए इसका सम कोई बताइए मुझे क्या आएगा, या एटलीस्ट ये बताओ कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, मतलब ये बताओ सीधा सीधा ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। यस सर, sir. कन्वर्जेंट होगी। ज्योमेट्रिक sir. आपको याद है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज कब E कन्वर्ज upon करती E है, minus 1. हाँ है ना, ये तो मतलब 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन 1 माइनस है ना, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आ गया आपका ई अपॉन ई माइनस 1, तो मतलब कन्वर्जेंट है, सम भी फाइंड कर दिया हमने। तो ऐसे आपको याद है ज्योमेट्रिक आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखो थ्योरी आपको याद रखना, मतलब यूज करते करते याद हो जाएगा खुद ही, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि आर की पावर एन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मॉड आर इज लेस देन 1, ये चीज़ था। तो देखो यहाँ आर की जगह 1 बाई ई है जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव करके दिखाया आपको कि सीरीज ए एन जो है कन्वर्जेंट है और सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है। पहले ए एन की लिमिट निकाली 0 आ गई, बी एन की लिमिट निकाली नॉन जीरो आई, तो बी एन की लिमिट नॉन जीरो आई, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज बी एन तो पक्का डाइवर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है। अब ए एन की लिमिट 0 आ गई तो ये कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो मैंने जो यूज़ किया उसका नाम है कॉम्पेरिजन टेस्ट। तो मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है, कॉम्पेरिजन टेस्ट। अब ये राइट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, तो लेफ्ट वाली क्या होगी, आपको पता है लार्जर सीरीज, लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। तो इसीलिए दिस साइन एन अपॉन ई की पावर एन, ठीक है, ये आपका दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये आपका कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जेंट एक्चुअली, ओके है, तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट फोर्थ, मैं हिंट देता हूँ, इसे सॉल्व करूँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया एक बार फिर से सॉल्व करो। जो भी टेस्ट 2 टेस्ट पर वीक हो रहे हैं ना, तो आप दोनों टेस्ट को एक बार फिर से रिपीट करो। जैसे एक टेस्ट हो गया और उसको फिर से घर पे करो और उसके बाद डाउट आप डिस्कस करो। अभी जैसे रेगुलर डिस्कशन टेस्ट का नहीं हो रहा है, जैसे आज एक डिस्कशन हो रहा है, तो आगे से एक बार कोर्स खत्म होने वाला है बैच 2 में, तो या जब भी बैच उस खत्म हो जाएगा तो एक एक टेस्ट का रेगुलर डिस्कशन होगा, सुबह टेस्ट होगा शाम को डिस्कशन, सुबह टेस्ट शाम को डिस्कशन। तो बेटर तब रहेगा, टाइम सेविंग पता है कब होगा, जब आप लोग डाउट लेके आओगे कि ठीक है सर ये इस टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, जब मान लो 60 क्वेश्चन है, अब कोई बच्चा पहले से टिक कर रखा है कि सर 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो उसके हिसाब से हम सीधा वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
वैसे एक क्वेश्चन करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मान लो एक क्वेश्चन पे अगर 2 मिनट भी देता हूँ तो 60 क्वेश्चन है 120 मिनट इस तरह से, लेकिन 2 मिनट जाता है, ज़्यादा ही टाइम जाता है ना, जैसे 40 मिनट्स हो गया, अभी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए। एनीवे, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऐसा है, आप लोग ट्राई करके, मुझे लगता है एक बार ट्राई करके, अगर नहीं किए तो ट्राई करके आओ एक बार, तो देख लेते हैं फिर भी। सो बर्निंग टाइम ऑफ, किसी को पूछना है ऐसे, अगर ट्राई किया, या ओपन करके देख लो आज जिसने टेस्ट दिया है, ये भी देखना पड़ेगा कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा बच्चे देते नहीं हैं, अब 200-250 बच्चे हैं, लेकिन टेस्ट कितने देते हैं, मुश्किल से 40-50 बच्चे। ठीक है, देखो जैसे अब फोर्थ वाला ये क्या बोल रहा है, द बर्निंग टाइम ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ रॉकेट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5 है, वेरिएंस 0.5 है। और पता है ऐसे मज़ा भी नहीं आएगा, जैसे अगर आप ट्राई करके जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं वो सीधा सीधा अटेंड कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा मज़ा तब आएगा जब आप ट्राई करके आओगे ना, टेस्ट दोगे, फिर उसको ट्राई करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्वेश्चन ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं हुआ, तो आपको सीखने में क्यूरियोसिटी रहेगी। ऐसे जैसे ऐसे ही एक नॉर्मल क्लास की तरह प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास हो रहा है, ये चीज़ है। सो कोएफिशिएंट ऑफ, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना, जब भी टेस्ट होता है आप उसमें टेस्ट में क्वेश्चन नंबर वो कर लो, टिक कर लो कि ये क्वेश्चन डाउट है, और वो क्वेश्चन पूछो आप इस तरीके से। ठीक है ना, वेरिएंस 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस आपको दे रखा है 4 है, तो व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्निंग टाइम ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉकेट। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये सब तो सिलेबस में है नहीं, ऐसे इसको मैंने पूछा नहीं है ना, तो इसको डालना नहीं चाहिए ना लेप्टोकर्टोसिस, क्योंकि ऐसे देख सकते हो रिजल्ट इसका क्या है, तो बट इतना डिटेल में था नहीं, यहाँ पे जस्ट वो देखना था। किसी का मीन 5 है, वेरिएंस ये है, और कोएफिशिएंट ऑफ, तो होता क्या है, एक वो होता है कि एक लेस देन 3 या मोर देन 3 आता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कर्टोसिस कितना आता है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, हाँ 3 आता है, ठीक है ना, तो एक्चुअली वही 3 से जब ज़्यादा होता है तो उस तरह से मुझे लगता है ये नाम देते हैं, और जब 3 से कम होगा तो ये नाम देंगे। तो मेसो जो है कर्टिक होगा, अगर लेस देन 3 आता और मोर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक बोलते हैं उसको, तो ये आप याद रख सकते हो बैठे, ऐसे सिलेबस में ये वर्ड्स मेंशन तो नहीं है, बट यू कैन सी ना। मतलब ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एक्स भी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा पीडीएफ है, किस डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जी स्टैंडर्ड कॉची आपका। अब आपको पूछ रहा है कि F1 बताओ, F1 मतलब CDF at 1, तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लगा लोगे ना, यूनिफॉर्म, यस सर। हाँ, तो मतलब जैसे F1 है ना, तो आप इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 1 में जस्ट ये हो गया था, हाँ हो गया था ना, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1 में, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1 में इंटीग्रेट कर लो इस तरह से। हाँ ऐसे ही आप ट्राई करके आओ तो ये आपको पता चल जाएगा कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी हो गया था सर। हो गया था ना, हाँ जिनको डाउट है आप सीधा बताओ, ये है विच ऑफ द तो ये वाला बता दीजिए सर, लास्ट वाला कैसे होगा, मतलब ठीक है, तो अगर आपने डिस्कस किया तो दो तो हाँ हाँ, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर एवरी एन, जो कि A1 A2 AN है ना, तो ये प्रोडक्ट है, आई थिंक ये क्या लिखा है, ये नोटेशन कौन सा है, इंटरसेक्शन है और ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये गलती से ऐसा लिख दिया है, ओके हाँ तो ये हाँ, हाँ इंटरसेक्शन ऑफ AIs आपका हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AIs इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ AIs माइनस n माइनस 1, एंड यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ, कौन सा पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो ये तो आपका डायरेक्टली रिजल्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन AI इज लेस देन इक्वल टू बी ऑप्शन जो है, तो वो तो डायरेक्टली रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI इज लेस देन इक्वल टू दिस। ये कौन सा इनइक्वालिटी था, बोनफेरोनी इनइक्वालिटी में 2 पार्ट है, तो ये अपर बाउंड है और एक लोअर बाउंड आता है, माइनस इसका ले लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 एट अ टाइम, तो वो लोअर बाउंड हो जाएगा, तो ये तो ओके है। और ये भी देखो BC पार्ट जो है ना, ये बोनफेरोनी इनइक्वालिटी आप चेक करना थ्योरी में जाके, सिलेबस में है, तो BC को एक साथ लिख दोगे, B और C ऑप्शन को,
तो इसका नाम है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी। तो ये दोनों ट्रू ऑप्शन है एक्चुअली। अब बचता है ए और डी। तो ए डी एक दूसरे का कन्वर्सी है, तो आपको देखना है कौन सा ट्रू है। देखो इस केस में आप कोई एग्जाम्पल भी बना सकते हो, जैसे एग्जाम में मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को कि जरूरी नहीं कि जनरली आप सॉल्व करो एग्जाम, मतलब थियोरेटिकली प्रूव करो। आप कोई 2 सेट ले लो, उसको डिस्कार्ड कर सकते हो आप, तो उससे एक कुछ आइडिया मिल जाएगा। ऐसे हालांकि ये देख के मुझे आइडिया लग रहा है कि वो जो आपका था ना क्या नाम है उसका, बुल्स इनइक्वालिटी, वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसी को याद है क्या था? ए सर प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली इनइक्वालिटी? बुल्स इनइक्वालिटी, बुल्स एंड बोनफेरोनी, उस पे बेस ये क्वेश्चन है। तो बी सी जो ऑप्शन है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी पे है आपका, बी एंड सी ऑप्शन। और बुल्स इनइक्वालिटी देखो आप, ए और डी ऑप्शन बुल्स इनइक्वालिटी है। ये बुक में मिल जाएगा, रोहतगी में मिल जाएगा या गुप्ता कपूर में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा नाम ये लोग इधर उधर करते हैं। तो वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी को आप ओपन कर देंगे ना तो ये डी आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है आपको सिलेबस में आप चेक करो, बोनफेरोनी इनइक्वालिटी क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा, आपको देखना है बोनफेरोनीज इनइक्वालिटीज, है ना। इसके थ्रू थ्योरी रिवाइज होगा ना, आपको याद आएगा चाहिए क्या है। ये स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है गलत हो, आप चेक कर लेना। बोनफेरोनीज इनइक्वालिटी और एक बुल्स इनइक्वालिटी, इन दोनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर बुल्स इनइक्वालिटी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये चेक करना आप लोग, ठीक है। अब इसको फर्दर ओपन कर दो आप, तो क्या आएगा अगर फर्दर आप ओपन कर दोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, एक बार वेरीफाई कर लेना आप लोग, है ना, एक बार वेरीफाई करके देखो क्या आएगा। है ना, कुछ बुक में अलग अलग लिखते हैं, कुछ में बोनफेरोनी इसका नाम देते हैं, कुछ लोग बुल्स इनइक्वालिटी उनका नाम देते हैं, इस तरह से। सो ठीक है ना। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन ये है, मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ, यही चीज़ जनरलाइज कर सकते हो आप। ये जनरलाइज फॉर्म भी होता है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट। अब इसी ए आई कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो ये बन जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट आप एक बार रिवाइज करो थ्योरी। सो दिस इज द ऑप्शन डी इज बुल्स इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी एन सी आर बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे एक्चुअली गलत पूछा है ना, तो ये वाला करेक्ट होगा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला ना, ये मोर देन इक्वल टू ट्रू है ना, तो हमें क्या चुनना है यहाँ पे, हमें चुनना है फॉल्स वाला। तो ए ऑप्शन एक्चुअली एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और डी जो है उसका कन्वर्स है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दे रखा है इसलिए गलत है ये। तो आपका जो है, ठीक है ना, तो ये मोर देन इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो बुल्स इनइक्वालिटी में तो मोर देन इक्वल टू ट्रू। उसने पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो ए बी सी ट्रू है। ए इज द बुल्स इनइक्वालिटी, बी एन सी आर बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, इसलिए ट्रू है। तो ए का कन्वर्स डी है, इसलिए डी फॉल्स है। नेक्स्ट, जैसे ये पूछ रहा है आपसे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो अच्छा इसको सही हो रहा सकता है। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आपसे पूछ रहा है कि आर फ्रॉम 1 टू एन 1 बाई एन ई की पावर आर बाई एन। ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, जस्ट ज्योमेट्रिक सम टाइप का दिख रहा है तो मुझे। सर इसको सर इंटीग्रेशन किया था सर, वो उसमें चेंज करते हैं ना सर इंटीग्रेशन वाले में। हाँ हाँ यस, उससे भी कर सकते हैं आप। इसको 1 बाई एन बाहर कर लो तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। लिमिट आज सम के फॉर्मूले पे आप कह रहे हैं ना, यस सर, सही है। यस हाँ, तो उस पर भी आप, है ना, वो चीज़ है, तो उससे भी आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेसन ई की पावर आर बाई एन है और आर फ्रॉम 1 टू एन है। 1 बाई एन बाहर कर सकते हो तो समेसन आर पे है, इसलिए 1 बाई एन हम लोग बाहर कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली आपको फॉर्मूला याद होगा, तो ये एक्चुअली कन्वर्ट करता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। सो आर बाई एन आपका एक्स है। अब देखिए आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से आर को 1 रखेंगे तो 1 बाई एन,
x आपका r बाई एन है, तो 1/n और n टेंस इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी, और n r की जगह n रख देंगे तो n/n 1। तो ये तो सॉल्व सब लोग कर सकते हैं, है ना। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e माइनस 1 आंसर आ गया। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन f ऑफ मान लीजिए k बाई एन या r बाई एन, और k फ्रॉम 1 टू मान लो यहाँ पे n है सपोज, तो ये दिस विल कन्वर्स टू f ऑफ x dx, लिमिट होगी 0 to 1। तो ये लिमिट एज अ सम का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है इंटीग्रल कैलकुलस में, ठीक है। तो उस पे बेस्ड है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि हाँ यहाँ पे ये करना है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको कलेक्ट करना है एक एक करके। तो टेस्ट के थ्रू वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टेस्ट में इसको यूज़ करो आप, ये है। बाकी जितने टेस्ट अभी तक हुए हैं, अभी तक 20-25 टेस्ट टोटल हुए होंगे मई से लेके कम से कम, तो उसका भी डिस्कशन अभी होगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, है ना। तो ये है, आज से हमने डिस्कशन शुरू किया, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा बेटर तब होगा जब आप क्वेश्चन कलेक्ट करके आओगे, ये क्वेश्चन डाउट है तो उससे बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे है कि ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लेट हो गया था सर। हो गया 10th सीरीज कन्वर्जेंट है कब, ये तो पता ही है आप लोगों को। कन्वर्जेंट है तो लिमिट का थ्योरम हो गया ना, 0 होता है तो हो ही गया होगा आपका। फिर ऐसे ही x रैंडम वेरिएबल है, सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, f इसका CDF है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो f रैंडम वेरिएबल है ना, तो आपको सिमेट्रिक के डेफिनेशन आपसे जानना चाह रहा है कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन आप देखेंगे CDF के टर्म में 0 के अबाउट है, तो इन जनरल ये डेफिनेशन है। ऐसे ए ऑप्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस के लिए ट्रू है, CDF एट k माइनस एक्स प्लस CDF एट k प्लस बराबर 1, तो ये 0 पे है ना, यहाँ 0 है k की जगह, ये है। लेकिन ये जो C ऑप्शन है ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है एट, है ना, 0 प्लस एक्स यहाँ पर होता है। तो इन जनरल ये डेफिनेशन है C वाला, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 0 है। अगर अबाउट k होता तो क्या बनता ऑप्शन, f ऑफ k प्लस एक्स प्लस f ऑफ k माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सब रिजल्ट है। सो x इज सिमेट्रिक, रिजल्ट है, डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बन के आएंगे। सिमेट्रिक अबाउट x बराबर हाँ फिर इसको कुछ ग्राफ से नहीं रिलेट कर सकते, जैसे सिमेट्रिक ग्राफ बना करके फिर आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी इस हिसाब हाँ, से। लेकिन ये इन जनरल पूछ रहा है, x कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, तो उसके लिए डेफिनेशन ये है f ऑफ k माइनस एक्स f एट k प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k प्लस एक्स, ये इसका डेफिनेशन है इन जनरल। यही अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ, सो अगर बोलूँ मैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज सिमेट्रिक अबाउट a, मतलब यहाँ k लिख रहा था ना, अबाउट k, तो सिमेट्रिक है तो यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, k माइनस एक्स प्लस एफ एक्स एट के प्लस एक्स, और एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सिमेट्रिक में कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, हमेशा 0 रहती है, तो ये जस्ट 1 हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन काम आपका होगा कॉन्टिन्यूअस में, और ये वाला डेफिनेशन है डिस्क्रीट में, मतलब इन जनरल ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट या मिक्स्ड में। तो ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाह रहा है। चलिए 12th ए के दे रखा है आपको log 1 प्लस 2 बाई के इंटू के प्लस 3, बोल रहा है कि एसन समेसन ए के, तो सीरीज का सम निकालना है आपको। तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसका पहले एलसीएम लेके है ना ओपन करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक अगले क्लास कल ऐसा करते हैं, तो कल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या नेक्स्ट टाइम। तो मैं एक बार ऐसे अभी हिंट दे देता हूँ आप सारे क्वेश्चन का, आप ट्राई करके आओ नेक्स्ट टाइम और फिर इसका डिस्कशन करो। देखो आपके पास जो 6 टेस्ट अभी पोर्टल पे है, तो आप सारे टेस्ट दोबारा जाके एक बार सॉल्व करो। अगर टेस्ट दे रखा होगा तो सॉल्यूशन पोर्टल में जाना, सारे क्वेश्चन दीजिए, एक बार फिर से सॉल्व करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लिख लेना, टेस्ट 1 में ये क्वेश्चन, टेस्ट 2 में ये क्वेश्चन, टेस्ट 3 में ये क्वेश्चन डाउट है, और उसके बाद फिर हम लोग वो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे ट्राई करके आओ आप लोगों ने, जिसमें क्या है कि जस्ट आप सीरीज आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं यहाँ पे, तो इसको एलसीएम ले लो, लॉग ए माइनस लॉग बी करके कुछ ट्राई करके देखो।
तो उससे आ जाना सर चाहिए। log 1 plus x का वो नहीं खोल सकते सर, सीरीज एक्सपेंशन अगर खोले तो log 1 plus x। कर सकते हो log 1 प्लस एक्स का भी, हाँ। तो यहाँ पे ए के है ये, ठीक है, लेकिन उससे आपको सीरीज इस पे लगाना, फिर उस पे दोबारा सीरीज लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए के फ्रॉम 1 to n, यही है ना। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखो, एक बार क्वेश्चंस देख लेते कैसे हैं। व्हाट इज द 497th मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इफ द मोमेंट जेनेटिक, ठीक है ना, एमजीएफ दे रखा था, निकाल लोगे ये। सर ये वाला गलत हो गया तो सर बता दीजिए सर, इसका अगर सर आप कहेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे बार बार तो सर हाँ, फैक्टोरियल में आएगा ना। तो वो पैटर्न दिखता चला जाएगा आपको, पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या डेरिवेटिव आएगी, तो ये सर मतलब सर कोफिशिएंट के हिसाब से होगा ना, क्योंकि वो तो बाहर जीरो ही हो जाएगा। यस यस, मतलब टी को टी जीरो की रखेंगे तो 1 हो जाएगी, हाँ। तो सर फैक्टोरियल में आना चाहिए ना आंसर इसका, अच्छा -479 फैक्टोरियल, यहाँ पे अच्छा 479 लगा था। अच्छा, लेकिन हो सकता है गलत लगाया हो, ये तो उसको बताना पड़ेगा कि आंसर्स गलत लगा रखा है, तो इसको करेक्ट करवाना सर पड़ेगा। चेक कर दीजिए सर एक बार चेक कर दीजिए। हाँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब ये मुश्किल नहीं है ना, आप ट्राई एक बार करो। जैसे आपको एम एक्स टी दे रखा है 1/1 प्लस टी, और आपको पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर, है ना, कौन सा वन पूछ रहा है, 479, तो 479 पूछ रहा है आपसे। सो ये आपसे पूछ रहा है कि 479 क्या आएगा, ये निकालना है आपको। तो ई ऑफ एक्स की पावर 479, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे एम को 479 टाइम डिफ्रेंशिएट करके t0 पुट करना है, यही कॉन्सेप्ट है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे EX मिलेगा, 2 बार करेंगे EX स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप इसके पैटर्न समझो, ये NS डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप पैटर्न सही कर दो, सीधा m' निकालोगे एक बार डिफ्रेंशिएट, तो -1/1 + 2 स्क्वायर हो गया। आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपका ये आंसर, सर 2 हो जाएगा, 2/1 ये + t की पावर 2। 1 + t की पावर 3 आ जाएगी। फिर जब इसको आप थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगी, 2 × -3 1/1 + t की पावर 4, यही होगी। यस और सर। ऐसे ही अब पैटर्न समझ आ रहा है आपको। तो चलो फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कि 2 × 3 × 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, वो कैंसिल कर देगा एक और माइनस। सो 1/1 + t की पावर 5। अब आप सोचो, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द 497th डेरिवेटिव, 497th डेरिवेटिव ऑफ m एट t, क्या आप जनरलाइज कर पाओगे इसको पैटर्न देख के। 496 सर फैक्टोरियल 479 है। अच्छा 479 सर है, माइनस ओ सॉरी, हाँ माइनस का कोई बात नहीं, 479 479, हाँ 479 है। तो 479 टाइम कर लेते हैं इसको हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 3 4 अप टू 479। अब माइनस या प्लस ध्यान दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस में था, 3 बार किया तो भी माइनस में था। ऑड वाले में माइनस आएगा एक बाहर, एक माइनस रहेगा ऑड वाले में, इवन में नहीं रहेगा, 4 है ना। तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक है। और इंटू 1/1 + t की पावर, इससे एक ज़्यादा है ना, तो ये 480 है, ओके। t को 0 रख देंगे आप, तो एक्सपेक्टेशन x की पावर 497, तो t को 0 पुट कर दीजिए आप। तो t को 0 पुट माइनस, तो आप सही कह रहे हैं 479, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 497 गलती से ना, चलिए 479 है, वो गलती से मैं 497 लिख दे रहा हूँ, 479 है, तो ये -479 फैक्टोरियल होगा। तो ये आंसर उन्होंने गलत इस पे ऑप्शंस लगा रखे हैं। अच्छा एक काम करना, जो भी गलत ऑप्शंस है ना, आप उनको भेज देना, ज्योति जो है ना, जो अपलोड करती हैं पोर्टल पे, उनको बस ये फोटो भेज देना कि इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ये करेक्ट है, तो वो करेक्ट कर देंगे। जब ये नेक्स्ट टाइम ये टेस्ट, अगर मैं रिपीट टेस्ट लूँगा फ्यूचर में, तो उसमें करेक्ट रहेगा, फिर नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। सर तो उसमें एनालिटिक्स चेंज नहीं हो पाएंगे क्या सर, जैसे मतलब क्या चेंज हो पाएंगे, एनालिटिक्स मतलब जैसे उसमें दिखाता ना रैंक मतलब नीचे होने लगती है उसकी वजह से। हाँ, जैसे तो जितने बच्चे टेस्ट देंगे आपको दिख जाएगा कि आपका क्या पोजीशन है उनमें से। नहीं हाँ नहीं सर, ये सर मैंने आंसर सही सही देख के लगाया सर, ऐसे तो हाँ, गलत चेंज हो आंसर जाएगा, कैसे। एनालिटिक्स चेंज आ जाएगा। तो आप जैसे आंसर की करेक्ट कर देंगे ना वो, तो आपका आई थिंक लगता है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म।
ऐसा ही है, एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका ये पीएमएफ दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक इवन की प्रॉपर्टी बताओ, तो आई थिंक क्या दिक्कत है इसमें, जैसे आप इवन पे सम कर लो, इसका कर सकते सर हैं। ये अलग, सर आपकी वीडियो देखी थी सर, इसमें शायद बी वाला आंसर होना चाहिए सर, अच्छा, बी वाला। हाँ तो बस सम कर लेंगे इसका हम, ये डाउट क्लास में शायद पहले डिस्कस किया हुआ है शायद, तो नहीं सर, ये वीडियो अभी मैं यही वीडियो देख रहा था ना, एक दो दिन अच्छा पहले, एक दिन। ओके, तो मेरे क्लास में कराया है मैंने, ठीक है ना आप? यस सर, यस सर, ये वाला कराया है आपने। ओके तो ठीक है, वो सम कर लेंगे। हाँ तो उसमें क्या बी आया हुआ है? यस सर। अच्छा यहाँ सी लगा दी, इतने गलत क्यों कर रखा है, उसको बोलना पड़ेगा एक बारी कि ऑप्शंस मतलब गलत लगा रखे हैं इसने, इनको जो आंसर की बना रहा है ना वो गलत कर रखा है। तो हो जाए, करेक्ट हो जाए, उनको आप एक बार फोटो लेके भेज देना कि इसमें ये ऑप्शन है, वो करेक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट है सर कॉन्टिन्यूअस। ये वाला बता दीजिए सर। सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज डेंसिटी फंक्शन दिस, और ये कह रहा है कि व्हाट, क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो, अच्छा ये गलत लिख दिया, क्या लिखा, रेशन, रेशियो होना चाहिए ना, मोड टू द मीडियन, तो मोड इसका निकाल पाएंगे आप? और एक तो मुझे समझ, एक तो यहाँ गलत, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये x0 टू थीटा होगा, है ना? ये Yes, थोड़ा यस sir. सर। हाँ x0 थीटा है, और तो मोड निकाल सकते हैं ना, आपको देखना है ये मैक्सिमम कब है। सो ये मैक्सिमम कब है, x की किस वैल्यू के लिए पीडीएफ मैक्सिमम होगी, x आपका 0 से थीटा में है, तो मैक्सिमाइज करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो मोड है मेरा। मीडियन क्या होता है, आप इसका CDF निकालिए और CDF को हाफ के इक्वल रख दीजिए, तो उससे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका मीडियन होगा। अब मोड को मीडियन से डिवाइड कर दीजिए, कर पाएंगे या मैं करके दिखाऊं? ठीक है सर, कर लेंगे, है ना? कर लेंगे सर। मोड कैसे निकालेंगे, आपको देखना है पीडीएफ किस x के लिए मैक्सिमम है, दैट x इज मोड। मीडियन क्या है, x की वो वैल्यू जिस पे CDF इज इक्वल टू हाफ हो जाए, तो x की वो वैल्यू CDF निकालो, हाफ के इक्वल रख दो, x आ जाएगी, तो मोड मीडियन आ गया, उसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, सो मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट A1 A2 दिस सेज, तो कौन सा मल्टीप्लीकेसिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से? ये तो हो गया था। ठीक है ना, इजी है ये तो, जस्ट डेफिनेशन इजी है ना। अभी तो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा टेस्ट का, अभी आसान क्वेश्चंस हैं, अभी 100 टेस्ट होंगे ना, तो 100 तक जाते हैं लेवल इंक्रीज होता रहेगा। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, और गूगल फॉर्म वाला मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मुझे है ना, अभी मैं 100 टेस्ट में ट्राई कर रहा हूँ पोर्टल पे 100 टेस्ट करवा सकूँ, गूगल फॉर्म का अलग चल रहा है, गूगल फॉर्म पे भी 50-100 टेस्ट हो जाएंगे, अच्छा ही है, तो इसके थ्रू आपके असाइनमेंट भी हो रहे हैं और समझ लो प्रैक्टिस भी हो रहा है। लेकिन फ़ायदा उनका होगा जो एनालाइज कर रहे हैं, मतलब आपकी जो कमियां उसको दूर कर रहे हैं आप, अगर आप कमियां नहीं दूर कर रहे हैं तो आप जैसे पहले थे अब टेस्ट के बाद भी वैसे ही हैं। टेस्ट देने का फ़ायदा सर ये है कि कमियों को दूर किया जाए। हाँ ठीक है। सर बोथ द टेस्ट आर कॉमन ऑन, सर दोनों टेस्ट सेम ही है जैसे पोर्टल ऐप दोनों पे? नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग टेस्ट है, मतलब एक तो 2 टेस्ट होते हैं और दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पोर्टल पे जो टेस्ट हो यस रहे सर। हैं उसके क्वेश्चन अलग हैं, गूगल फॉर्म पे 2 अलग अलग पर्सन बना रहा है, मतलब पर्सन तो बहुत बना रहे हैं, जो एक हैंडल कर रहा है गूगल फॉर्म पे टेस्ट जयदीप हैंडल करते हैं और वो ज्योति हैंडल नहीं कर सर, रहे ये मतलब कि हैं। जो हाँ गूगल फॉर्म का टेस्ट चलता है वो तो संडे का, वो ठीक है सर, जैसे कि जो ऐप पे, जैसे ऐप दे सकते हैं कि साइट है, जैसे मैं रजिस्टर्ड किससे दिया जाए टेस्ट? हाँ, ऐप से देखिए, ये मेरी साइट है जो मैं खोल रखा हूँ ना, mathstats.conductexam.com, ये व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, तो ये मैं लैपटॉप में खोल यस रखा सर। हूँ, यही चीज़ आप ऐप में खोलेंगे फ़ोन में तो सेम ही दिखेगा, तो पोर्टल और ऐप सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो गूगल फॉर्म पे जो टेस्ट होता है, जो जयदीप पोस्ट करता है गूगल फॉर्म वाला, ये तो पोर्टल हो गया, तो पोर्टल और ऐप कनेक्टेड है, तो ऐप और पोर्टल पे सेम ही टेस्ट है एक्चुअली, तो वो ऐप से दो या लैपटॉप से दे रहे हो तो ये आप इस तरह से वेबसाइट पे दे सकते हो, नहीं तो ऐप से दो आप फ़ोन पे। और उधर जो है, लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे गूगल फॉर्म वाला जो टेस्ट हो रहा है वो अलग क्वेश्चन हैं, उसमें अलग क्वेश्चन हैं। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स द वर्ड ABCUS बी अरेंज सच दैट द वर्बल्स ऑलवेज अपीयर टुगेदर, तो ये सब तो है ना, इजी है, ये जस्ट आप अरेंज कर लेंगे कि वॉवेल को साथ रख लो और बाकी को अलग कर दो, तो वॉवेल को मान लो एक ही है ए, है ना, इस तरह से, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है हालांकि। सम ऑफ द सीरीज, तो ये सब है ना, ये बेसिक्स रिवाइज होगा आपका।
समझेगा। ये सब ट्राई करके आओ, मुझे लगता है डाउट मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इसका डाउट क्लास रखता हूँ, आप लोग पहले ट्राई करके आओ एक बार फिर से, टेस्ट में दो ही, टेस्ट के बाद एक बार फिर से सॉल्व करो और फिर आप डाउट लेके आओ। जैसे आपको क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द CDF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल, CDF चेक करना है कौन सा CDF है और कौन सा CDF नहीं है, आपको ये देखना है। तो CDF की प्रॉपर्टी लगा लेंगे ये हम, तो हो गया था सर, है ना। हाँ, ये है वेरिएबल x विथ MGF दे ये भी रखा हो है, गया था हो सर, गया। बायनोमियल। हाँ, फिर ये ये भी हो गया। सर इस वाले में बता दीजिए सर थोड़ा सा सर। an urn contains a white, a white and b black ball, तो a कोई नंबर है, b कोई नंबर है। अब तुम्हें जैसे एग्जाम में करना हो ना, तो अपनी मर्जी से तुम a को चाहो तो 2 मान लो, b को 3 मान लो, थोड़ी आसानी के लिए। वैसे ए बी से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड विदाउट नोटिंग इट्स कलर, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग व्हाइट। तो इसमें क्या देखो, तुम मान लो ए बी फिक्स कर लो अपनी मर्जी से। अभी तुम मान लो ए को कुछ रख लो, जैसे 2 रख लो, बी को 3 रख लो अपनी मर्जी से। तो एक बैग है या अर्न है जिसमें 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक बॉल है मान लो। अब एक बॉल ड्रॉ किया और उसको बाहर रख दिया बिना देखे कलर, तो यहाँ पार्टीशन बनेगा कि उस बॉल या तो रेड हो सकता है, या तो व्हाइट हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है। अब उसके बाद एक बॉल फिर से ड्रॉ किया, वो बाहर रख दिया ना, उसको आउट कर दिया। बाकी में से तुमने एक बॉल फिर से ड्रॉ किए। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट होगा। तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा है? ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास, अगर मैं जनरल सॉल्व करूँ तो ए नंबर ऑफ इनिशियली क्या है, वाइट है, और बी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है। अब एक बॉल आपने ड्रॉ किया, उसको बाहर कर दिया, तो वो जो पार्टीशन बनाएगा ना, कि जो बॉल आपने बाहर किया है, सो है ना, सो रिमूव्ड बॉल, या तो ऐसा बोल दो, इज, या तो वो वाइट हो सकता है, एक मिनट, यस यस टेल, at 11 AM, yes sir, yeah, thank you sir. ओके, सो E1 है आपका ना, रिमेनिंग बॉल इज मतलब सॉरी, रिमूव्ड जो बॉल है वो आपका वाइट है, और दूसरे में रिमूव्ड बॉल इज ब्लैक ले लो, है ना, इस तरीके से। तो इस तरह से ना, अब क्या करोगे आप, तो आपको पूछा है कि जो ए इवेंट बोल देता हूँ मैं, कि बाद में जो ड्रॉन बॉल है, ड्रॉन बॉल फ्रॉम रिमेनिंग इज वाइट। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। तो आप ऑलरेडी जानते हो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कि 2 पार्टीशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ब्लैक था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। तो E1 अब चेक करो, E1 क्या है, व्हाइट। आप एक बॉल शुरू में सेलेक्ट कर रहे हो, और व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ यहाँ से देख के। सो फ्रॉम दिस अर्न यू आर सेलेक्टिंग 1 बॉल, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट। सर ए अपॉन ए। हाँ, ए अपॉन ए प्लस बी इन टू। अब अगर आपने व्हाइट को बाहर किया हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगला बॉल भी व्हाइट आएगा। अगर एक व्हाइट बाहर हो गया, तो जो बचे, अब क्या बचे, a-1 a व्हाइट minus 1 upon a plus b minus 1। यस, तो a-1 अपॉन a प्लस बी माइनस 1, यह आपका आ गया प्लस। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज द रिमूव्ड बॉल इज ब्लैक, जो रिमूव्ड बॉल है वो ब्लैक है, तो ब्लैक बॉल आपने रिमूव किया है। तो अगेन यू सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, शुरू में जो एक बॉल आप रिमूव कर रहे थे, इनिशियली एक बॉल ड्रॉ किया, और ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ, बी अपॉन ए प्लस बी। अब अगर ब्लैक बॉल रिमूव हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगला व्हाइट आएगा। तो ब्लैक बॉल रिमूव हुआ है, तो अब इतना है, तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अब। a upon a plus b minus 1। यस, ए अपॉन ए प्लस बी माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
तो देख लीजिए क्या आंसर आएगा, आ जाएगा ना। तो एलसीएम तो a प्लस बी और a प्लस बी माइनस 1 है, ये एलसीएम डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर हो गया a स्क्वायर माइनस a प्लस ए बी, लाइक दिस। इस तरह से कुछ फैक्टराइज होगा, ये चेक कर लो अगर फैक्टराइज होता है तो। सो है ना, आंसर तो ऐसे ही आएगा, तो चेक कर लो इन्होंने क्या आंसर दिया है, a अपॉन a प्लस बी, क्या ऐसा आएगा? द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल बीइंग व्हाइट, अच्छा ये शुरू वाला व्हाइट की प्रोबेबिलिटी लिख दिया क्या? ये आंसर बनाया किसने है, इसके लिए बोलना पड़ेगा, ये आंसर किसने बनाया है ना। तो जो हमारी टीम में जिसने आंसर बनाए गलत गलत लगा रखा है, ठीक है ना। सो क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू ए माइनस 1 इंटू ए बी हो गया प्लस ए बी, तो कैंसिल हो गया ना ये, तो तो a अपॉन a प्लस b तो आएगा। आएगा, चेक कर लीजिए एक Yes, बार। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि सही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? a को ऊपर कॉमन करेंगे तो a प्लस बी माइनस 1 ब्रैकेट अच्छा वो तो में। मुझे लग रहा था, मैं ही गलत सोच रहा था फिर। तो a कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास? अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो बचेगा a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी, और यहाँ पे है a प्लस बी माइनस 1। ओके ओके ठीक है, तो मैं ही गलत सोच रहा था। सो है ना, मतलब सही है, तो a अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो मतलब इस तरह सिंप्लीफाई करना था आपको, तो यहाँ से ठीक है। तो इस तरह से है ना, ये बेस, ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन था। आगे आइए, जैसे अब ये है अंडर यूजुअल नोटेशन, ये हो गया है ना, इस तरह से 23 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से आ जाएगा। मतलब इसको आप जस्ट चेक कर लो कौन सा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगी। तो डेफिनेशन एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन पे है कि वो कंडीशन याद है ना आपको, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, टोटल समेशन 1 आना चाहिए सैम्पल स्पेस का, और पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आप देख लो, उसके बेस्ड है ये, या यहाँ जैसा है ना उस पर डेफिनेशन पे। अच्छा देखो, तो लेट x1 x2 बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएट लिख रखा है, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है, हाँ कौन सा इनकरेक्ट होगा? तो ये पहला तो ऐसे ही करेक्ट है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या ना हो, पहला तो ऑलवेज ट्रू रहेगा। जो सी है इंडिपेंडेंट है इसलिए करेक्ट है। ये क्या कर रखा है सर डी इनकरेक्ट होगा ना फिर, है ना। ऐसे तो इनकरेक्ट तो बी भी होगा, बी में ऐसा नहीं लिख सकते हम, इंडिपेंडेंट है तो भी ऐसा लिख सकते हैं, सी जैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये गलती यहाँ टाइपिंग में हुआ है, ये ई ऑफ x1 इंटू x2 है एक्चुअली डी ऑप्शन में, तो इसको ई x1 ई ऑफ ई x2 होगा, ये टाइपिंग में गलती किया है। तो ये बी ऑप्शन फॉल्स है, यहाँ पे ई ऑफ x1 इंटू x2 होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार उनको भेज दो, वो करेक्ट कर देंगी, तुम भेज दोगे ना तो वो फाइल्स करेक्ट कर देंगे। जो भी आपको गलत मिलता है एक बार ज्योति को भेज दीजिए, वो कर देगी करेक्ट, तो हो जाएगा। डेफिनेशन बेस्ड है, द सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू, है ना, इसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है, तो आप लिमिट निकाल लेंगे। आपको दे रखा है एक्स नॉट दे रखा है, मतलब x1 x2 ले लो इसको, और xn कैसे लिख रखा है, ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा सर इसमें कुछ। हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक किया, बहुत मिस्टेक्स हैं एक्चुअली। जैसे x0 1 है, ठीक है, x2 b है, और xn जो है ये मेरा ना, ये थोड़ा गलत लिखने में क्या किया है, ये xn+2 टाइप का होगा ऐसा कुछ, या xn+1, ये लिखने में मिस्टेक किया है इन्होंने। हाँ ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किया है, क्वेश्चन मतलब गलती है। 1/3 xn+2 xn+1, तो ये xn+2 है एक्चुअली, xn+2 इज इक्वल टू 1/3 xn+2 xn+1, इस तरह से है। तो पूछे आपकी लिमिट क्या आएगी xn की, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। नहीं तो आप एक एक टर्म लिख के फिर ऐड करके उसको, मतलब n बराबर 1 के लिए, मतलब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, n को 1 रख के 2 रख के 3 रख के फिर ऐड कर दोगे तो उससे कुछ आ जाएगा।
जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इस तरह का, अल्फा एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स एन प्लस 1। तो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका फॉर्मूला है, तो उससे आ जाएगा। क्लास में लिखा है मैंने, एक बार डिस्कस किया है, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, ये आपको दे रखा है ए एन, पूछ रहा है कौन सा कन्वर्जेंट है, ये कर सकते हैं आप, सम भी निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट फंक्शन दे दिया, बोला है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ओके। एक्स रैंडम वेरिएबल है, ई ऑफ टी की पावर एक्स किसके इक्वल है? सर ये पीजीएफ होगा ना, ये तो हाँ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग जनरेटिंग फंक्शन है, तो ये एक्चुअली सिलेबस में है भी नहीं, इसने गलती डाला है। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जैम के सिलेबस में नहीं है, ई ऑफ टी की पावर एक्स प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, यहाँ पे एक्सेस मोमेंट लिख दिया है, तो ये गलत है, इसको भेजना पड़ेगा। फिर ए एन आपको दे रखा है दिस, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो इजी है, बेसिक बहुत इजी है। ई एन एफ बी द टू इवेंट, है ना, इस तरीके से है, क्या है, सबको ई लिख रखा है, ई एफ बी टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ई और एफ होता है ना यहाँ पे। यस सर, ये द सी डी एफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई, सी डी एफ दे दिया, आपको ये फाइंड करना था। ये तो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आए हैं फ्रिक्वेंटली, तो आपको जस्ट आपको याद होगा हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली यूजिंग सी डी एफ। ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, तो आपको जस्ट इसमें फाइंड करना है इसका। तो आ जाएगा, इसको फाइंड कर लेंगे अब, डेफ फॉर्मूला से आ जाएगा। ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन दे रखा है इस तरह से। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो है उससे, अच्छा इज आर ट्रू, अच्छा 31 में आ गया ना, तब ये एम एस क्यू हो गया, 33 क्वेश्चन है, अच्छा तो ये एम एस क्यू है, मोर देन 1 करेक्ट होगा आपका, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 0 है। ए गिवन ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला आप लगा लेंगे, ए इंटरसेक्शन दिस अपॉन दिस, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी हो गया ना, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो वो 0 हो जाएगा, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको एस एन टी एन ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ 1 बाई एस के जो इक्वल है, तो लिमिट निकालने पड़ेंगे आपको, तो ये सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन हो गए। इसको एक बार सॉल्व करके देखो आप लोग, जो रह जाता है नेक्स्ट डाउट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर रिकर्सिव ए एन प्लस 1 दे रखा है। सर जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, मतलब हाँ। सर स्टैट्स के क्वेश्चन हो जाने पर सर मैथ वाले पढ़ना पड़ेगा अभी सर, पूरी क्लास प्रीवियस क्लासेस। हाँ बिल्कुल, आपको मैथ वो वाले नहीं हुए थे। कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, ताकि क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन फंस रहा आप पूछिए, तो क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है एक्चुअली। जैसे आज मैंने है ना कुछ डिस्कस किया, जैसे इस तरह कॉन्सेप्ट हैं, तो कुछ लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, जैसे ये सीरीज़ वाला डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये वाला, तो ये सब जानते हैं। कुछ लोग जो नहीं पढ़े हैं तो अभी समझ जाएंगे, अच्छा ऐसा होता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, ऐसा होना ज़रूरी नहीं सीरीज़ कन्वर्जेंट है, लेकिन लिमिट नॉन जीरो, तो इस तरह ये सब कॉन्सेप्ट कलेक्ट, यही सब क्लास में हम लोग एक रेगुलर ऑर्डर में पढ़ते हैं, वही होता है क्लास में जब सिलेबस कर रहे होते हैं। तो आपको ये सब ट्राई करके आना पड़ेगा। जो डाउट्स है, एक एक डाउट लिख कर रखो, डेली डाउट क्लास 6 to 7 हो ही रही है, तो डेली डाउट क्लास चल रहा है 6 to 7, आप वो पूछो। टेस्ट का जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज थोड़ी फास्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग करके नहीं आएगा, करके आएंगे तो एक एक क्वेश्चन में, अब मान लो आपने सॉल्व किया, आपने बोला ये क्वेश्चन डाउट है, मैं लिख के सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व किया है ऑलरेडी और कुछ लोगों ने नहीं किए हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिए पहले। अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, जस्ट हो जाए, उसके बाद टेस्ट डिस्कशन चलता रहेगा। अब जो सिंसियर बच्चा है वो बहुत कुछ सीखेगा, मतलब जो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, डाउट्स पूछेगा, तो बहुत कुछ सीखेगा वो, ये चीज़। लाइव क्लास ज्वाइन करके आप बहुत कुछ है ना डिस्कस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में आपके पास पूछने का ऑप्शन नहीं है। तो ये सब वैसे ही सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है ना, ये तो टॉपिक वाइज था, 3-4 टॉपिक मिक्स हैं। तो ए बी आर टू इवेंट सच दैट, इस तरह से दे रखा है, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो ये सब डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, है ना।
तो एक बार ट्राई करके आओ, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये आसान टेस्ट ही था। ये एक्चुअली इसका लेवल ईजी है टेस्ट का, तो ईजी लेवल का टेस्ट बनाया है ये, और ये सब ट्राई करके आइए, बहुत आसान आसान सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो ये टेस्ट आप क्वेश्चन सारे देख सकते हैं आप वहाँ पे जाके, पोर्टल पे जाइए, पोर्टल का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, पोर्टल पे जाइए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, सॉल्यूशन में जाइए, जो भी टेस्ट अगर आपने दे रखा है तो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस डाउट कलेक्ट कीजिए, फिर डाउट क्लास में डिस्कस कीजिए। ठीक है, सब ट्राई करके, आप मुश्किल नहीं है, पीडीएफ दे दिया, बोल रहा है कि वेरिएंस बताओ, इसको कितना इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी लेवल का क्वेश्चन टेस्ट है ये। तो अभी लेवल डिफिकल्टी बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो x with the number of points rolled with a balanced die, find the expected value of, तो ये है कि x ना पॉइंट्स है, तो x क्या है, 6 पॉइंट्स होते हैं, तो इसका एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो इजी है, मीन निकालना है आपको इसका, तो दिस इनटू पीएमएफ, और यहाँ पे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x हर पॉइंट पे 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी ना, इस तरीके से। ये इवेंट है, आपको ये दे रखा है, तो मतलब ये सब मैं कहना चाह रहा हूँ आसान क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप फिर ये इसमें मतलब गलती किया है ना, द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन दे दिया, पूछा ही नहीं, आगे लिखना भूल गया क्या पूछ रहा है एक्चुअली, और आंसर इन्होंने दे दिया है, मतलब इसमें आगे लिखना रह गया, कुछ प्रोबेबिलिटी पूछा होगा, समथिंग प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 ऐसा कुछ, तो वो लिखना मिस्टेक है। तो ये सब आप भेज देना उसको, जो टेस्ट पोर्टल में है ना, ये लोग जो अपलोड करते हैं, जो ग्रुप में पोस्ट करते हैं, उनको आप भेजना ये एरर, ताकि वो करेक्ट कर दे। एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ सीडीएफ, तो बोल वेरिएंस क्या होगा, तो आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सही है। हाँ, वेरिएंस क्या होता है यूनिफॉर्म 0-1 का, b माइनस एक होल स्क्वायर वन पर है ना, तो यूनिफॉर्म 1/12 होगा ना सर 12 होगा फिर? ना, ये तो गलत लिख रखा है ना। यस सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2% है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब टेस्ट था ये, सम ऑफ सीरीज ये है, तो 5, 9, 13 आप देखेंगे गैप 4 का चल रहा है ना, ये बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है, और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। अभी आप पहले ये सब कर लो, इसमें ज़्यादातर बच्चे अच्छे करेंगे। अब ये बोल रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी ताकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाए, यहाँ पे ए एन है, लिमिट पूछ रहा है आपसे, ये एम जी एफ दे दिया आपको, और अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे ये माइनस टी होगा या -1 होगा, ये टी होना चाहिए, नहीं ये माइनस क्यों है, ये जस्ट टी होगा, वो टी को गलती से -1 लिखे हैं, तो पूछ रहा है मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि e की पावर t -1 और 1 - t किसी स्टैंडर्ड का वो होगा ही नहीं, तो ये t इंटू 1 - t है एक्चुअली, 9 नंबर गलती लिखा है, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। ये तो यहाँ भी देखो मिस्टेक्स बहुत है, n² + k² होगा ना, यहाँ पे n² + k² होगा, तो आप n² कॉमन ले लेंगे, तो एक n कैंसिल, एक n बाहर, यहाँ k/n², तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/1 + x² का। सर इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है, इसमें वो ये एमजीएफ, हाँ ये हुआ। अच्छा, तो ये आपका एमजीएफ होगा e की पावर t -1, t टाइम 1 - t होगा। अब मैक्सिमम लेस देन 1 है, तो मैक्सिमम इन सब का लेस देन 1 है, तो ईच इंडिविजुअली लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 1 और सबका कॉमन एमजीएफ एक्चुअली, ठीक है। तो x1 लेस देन 1 इसकी पावर t हो जाएगी, द सीडीएफ ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x1 है ना, तब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देखेंगे तो कैसे होगा, तो आपको अगर एमजीएफ दे रखा है, एक मिनट, ये ट्रेन चल रहा,
कि क्या दे रखा है आपको, mx t दे रखा है ना आपको, e की पावर t माइनस वन, एक मिनट, e की पावर t माइनस वन टी इंटू वन माइनस टी, ये होगा एक्चुअली। तो पहले तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो e की पावर t माइनस वन अपॉन टी, वन अपॉन वन माइनस टी, ऐसा हो गया। सो ये कुछ ऐसा हो गया, mx1t इंटू mx2t, इस टाइप से हो गया आपका। सो mxt इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से x एक केस है, x कैन बी x1 प्लस x2, सो दिस रिलेशन विल होल्ड एंड x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, x1 x2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 इंडिपेंडेंट है। सो अब आपसे क्या पूछा गया वहाँ पे कि मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ईच एक्स आई लेस देन 1 इस पूरे की पावर n। अच्छा n की वैल्यू वहाँ देना पड़ेगा ना इसको, इसने n तो दिया नहीं, आंसर ऐसे लिख दिए हैं, तो n कुछ फिक्स होगा, तो इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में एक्चुअली। तो ठीक है ना, n जैसे मान लो सैम्पल साइज अगर 10 है सर फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप x1 की वैल्यू लेस देन 1 है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, कोई बताइए x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म x1 का यूनिफॉर्म 0,1 होगा हाँ, और x2 का एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1, ओके। तो अब ये अगर अच्छा यहाँ सम है, तो हाउ विल यू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है ना, वो ईच एक्स आई, ऐसे मतलब x1 x2 इसका नाम दे दिया, तो लाइक x लेस देन 1 है, जैसे ये केस बनेगा आपका, वहाँ पे मैंने अपने वजह से x1 x2 नाम दिया, मैं y1 y2 रख सकता हूँ, दिस इज y1 y2, सो दिस इज y1 y2, है ना, इस तरह से ये x लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1 आप निकाल पाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे आप, तो हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, ये तो अलग अलग है ना, इसका सपोर्ट 0 to 1 है, इसका सपोर्ट आपका 0 से इन्फिनिटी है। यस, तो यू कैन डू वन थिंग, आपको ये पूछा जाए x1 प्लस x2 लेस देन 1 एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो हाउ विल यू डू द कैलकुलेशन, या y1 प्लस y2 मैं बोल देता हूँ अभी, सो y1 प्लस y2 लेस देन 1, y1 y2 आर इंडिपेंडेंट, यहाँ y1 y2 आर इंडिपेंडेंट एंड y1 यूनिफॉर्म 0 1, y2 इज एक्सपोनेंशियल 1। तो कैसे करेंगे, आपको याद है डबल इंटीग्रेशन, y1 का pdf, तो वो तो 1 ही है, एंड y2 का pdf e की पावर माइनस y2 dy1 dy2, राइट। अब इस रीजन पे आप इंटीग्रेट कर पाओगे, क्या आंसर होगा, सो y1 की वैल्यू जो होगी, पर्टिकुलर y1 0 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस y2, ठीक है, या यू कैन टेक y2 फर्स्ट, सो y2 यू कैन टेक फर्स्ट y1, तो y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 लिमिट एंड y1 की लिमिट 0 to 1 आ जाएगी, 0 to 1 हो जाएगा इससे आ जाएगा। अब इसकी पावर n आपको मान लो 5 दे दिया, तो पावर 5 आ जाएगा, तो यू विल गेट इन दिस वे, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये तो ऐसे ही n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, आप n कॉमन ले लीजिए तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये fx आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस a cos x, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, so what is the probability of correctly choosing a non integer this, तो ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। 20% मैनेजर्स आर टेक्नोक्रेट्स, हाँ ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी है, एंड दिस क्वेश्चन इज पीडीएफ दे दिया। सो ये एक इजी लेवल का बेसिक टेस्ट था जो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। ये तो क्या है, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको 0.5 से 1 में, इस पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। उससे पहले आप आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है, तो के को 3 होना पड़ेगा, तो के की वैल्यू 3 आ गई, हाँ के को 3 होना चाहिए, एंड देन के को 3 पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लो हाफ से 1 में, तो आ जाएगा। तो ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो इसमें आप सबके है ना अच्छे परफॉर्मेंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें गलतियाँ हैं जिसको मैं करेक्ट करवाता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करें गलती ना रहे। तो आप एक बार ये टेस्ट नंबर 6 ट्राई कीजिए, और भी टेस्ट हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तो 6 था, मैं अगर वापस आऊँ तो जैसे पोर्टल पे अभी
है ना, लॉग आउट हो गया। तो बाकी 5 टेस्ट भी आप कीजिए, हम एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। तो देखो इस वीक में आने 20 तारीख से पहले बैच 1 में ख़त्म हो जाएगा, 9 to 11 में हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग, अच्छा इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक, तब लॉगिन होगा। उसके बाद हम लोग डेली टेस्ट डिस्कशन करेंगे, जो भी गूगल फॉर्म पे टेस्ट हुए हैं मैं एक बार भेज दिया करूँगा पहले ही आपको PDF या वो, उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे। जो सिंसियर बच्चे हैं एटलीस्ट वो ट्राई करके आएंगे ना, तो वो तो डाउट पूछेंगे ही। तो ये जो टेस्ट नंबर 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 इधर होगा ना, यहाँ पे 1 है, मैंने दे रखा है। तो ये सब आप अटेम्प्ट करके आइए, और जो भी डाउट्स हैं आप लिख लीजिएगा, बताइए मुझे डाउट क्लास रखना है तो हम रेगुलर क्लास में डाउट रख सकते हैं। तो 9 to 11 बैच खत्म होने वाला है। तो अभी हम लोग एक दिन क्या करेंगे, कमिंग एक अगले वीक से एक दिन टेस्ट डिस्कशन, एक दिन PYQ डिस्कशन, एक दिन टेस्ट डिस्कशन, एक दिन PYQ डिस्कशन। मतलब टेस्ट में ये है कि जो PYQ मान लो 2023 से स्टार्ट किया तो PYQ चलेगा, एक दिन जो टेस्ट हो रहा होगा उसका डिस्कशन चलेगा। मैं बता दूंगा क्लास लेके, एक रेगुलर एक सेशन लेके मैं समझा दूंगा क्या प्लान है। अभी सिलेबस की एस्टिमेशन चल रहा है, उसमें 9 to 11 में एस्टिमेशन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग टेस्टिंग के बाद फिर वो PYQ एंड टेस्ट शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई थिंक तो अभी के लिए मैं ये स्टॉप करता हूँ। टेस्ट 6 आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार फिर से, और फिर डाउट कल भी 6 to 7 क्लास होगी शाम को, डाउट क्लास। और अगर कल थोड़ा कम चल, क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ एक्चुअली, तो मैं कल तक वापस आ जाऊँगा मैं भी खड़गपुर, तो उसमें फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कल 7 से 9 होगी क्लास, 6 से 7 तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो मैं बता दूंगा जो भी पॉसिबिलिटी होगी। बट डाउट क्लास डेली 6 to 7 चल रही है, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो तो अभी के लिए आई थिंक थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सर।